हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग का अच्छे से मैंने पढ़ाई लिखाई होता होगा भाई। कल ईपीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको इससे पहले वीडियो में ईपीएस का जो क्वेश्चन था चैप्टर 6 से लेकर 10 तक करवाया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर। और आपको मैं इस वीडियो में आज चैप्टर 11 से लेकर 15 तक करवाने वाला हूँ। चैप्टर बाई चैप्टर ही एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। तो ये आपका वीडियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका भाई चैप्टर बाई चैप्टर एमसीक्यू है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका कितने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा निबारा कर लेते हैं भाई, दिखाई नहीं देता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी बराबर होता है। कार्यशील पूंजी बराबर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चालू संपत्ति में से हम लोग जब चालू दायित्व को माइनस करते हैं तो क्या कहलाता है आपका कार्यशील पूंजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं में बड़ी मात्रा में विनियोग करना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अस्थायी संपत्ति का विनियोग करना पड़ता है, अस्थायी संपत्ति का विनियोग करना पड़ता है। एक मिनट भाई रुको, थोड़ा सा नहीं फ्लाइट मोड लगा देते, कॉल वॉल बहुत आता है हमको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई फ्लाइट मोड लगा दिए क्योंकि कॉल वॉल बहुत आता है यार। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका अस्थायी संपत्ति हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं में बड़ी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं अस्थायी संपत्ति का विनियोग करना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दीर्घकालीन ऋण पर होता है, दीर्घकालीन ऋण पर कैसा ब्याज दर होता है। तो आपका स्थिर ब्याज दर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। स्थिर ब्याज की दर होता है दीर्घकालीन ऋण पर। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है। जो कार्यशील जो पूंजी होता है उसको मतलब हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। कार्यशील पूंजी को ये अस्थायी कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत कर सकते हैं, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी में कर सकते हैं, नियमित और मौसमी कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 रख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है। नियमित जो कार्यशील पूंजी होता है किसका अंश होता है। तो अस्थायी कार्यशील पूंजी का अंश होता है। नियमित कार्यशील पूंजी किसका अंश होता है। तो अस्थायी कार्यशील पूंजी का अंश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थिर लागत में शामिल है। तो भाई जो कारखाना लागत है क्या है आपका स्थिर लागत है। कारखाना लागत क्या है का स्थिर लागत में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। तो अस्थायी पूंजी का स्रोत क्या है आपका ऋणदाता नहीं होगा। बाकी ये सब क्या है अस्थायी आपका ऋण पत्रों का निगमन जो होगा अस्थायी पूंजी का स्रोत हो जाएगा। अंशों का निगमन जो होगा आपका क्या होगा अस्थायी पूंजी का स्रोत हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से जो ऋण लेते हैं अस्थायी पूंजी का स्रोत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ऋणदाता जो होता है क्या होगा आपका कार्यशील पूंजी का स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी का स्रोत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सभी हो जाएगा। कार्यशील पूंजी का स्रोत क्या होता है देनदार हो सकता है, बैंक अधिकर्ष हो सकता है, रोकड़ विक्रय हो सकता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, यानी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला घटक है। तो संस्था का आकार प्रभावित करता है, निर्माणी प्रक्रिया की अवधि प्रभावित करता है, कच्चे माल की लागत प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सभी आंसर हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन वाला कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता किसके लिए होती है। तो भूमि खरीदने के लिए होती है। भूमि हम लोग जो माना अस्थायी संपत्ति, तो देखिए अस्थायी पूंजी क्या होता है। तो अस्थायी पूंजी की वह पूंजी है जो माने कि अस्थायी संपत्ति को क्रय करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भूमि खरीदने के लिए हम लोग क्या करेंगे अस्थायी संपत्ति का अस्थायी पूंजी का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता किसके लिए होती है। तो भूमि खरीदने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोनस निर्णय निर्धारक है। बोनस जो हम लोग जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है तो वो किस पर डिपेंड करता है। तो भाई लाभ की मात्रा पर डिपेंड करता है। कंपनी को लाभ भी ना होना चाहिए भाई। कोष में तरलता का मतलब क्या होना चाहिए भाई, कंपनी के पास रुपया पैसा होना चाहिए तभी ना कंपनी माने कि बोनस देगी। और कंपनी की आयु होना भी जरूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या है भाई। ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी होता है उसके लाभांश देना क्या है। तो भाई ऐच्छिक है। कंपनी चाहेगी तो लाभांश दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। लेकिन जब कंपनी को लाभ होता है तभी कंपनी लाभांश देगी। हानि की स्थिति में भाई लाभांश नहीं देती है कंपनी, क्योंकि हानि की स्थिति में लाभांश कैसे देगी कर्मचारी को, क्योंकि उसको तो खुद हानि हुआ है कंपनी को। तो हानि की स्थिति में लाभांश नहीं दिया जाता है। तो लाभांश देना भाई क्या होता है ऐच्छिक होता है कंपनी के लिए। ठीक है, चलिए अब फिल इन द बैलेंस विथ क्वेश्चन कर लेते हैं।
बोला कि अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है तो दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, लॉन्ग टर्म मैंने पीरियड के लिए होता है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन बोला कि अस्थायी पूंजी की प्रकृति होता है, तो अस्थायी पूंजी की जो प्रकृति होता है भाई क्या होता है, स्थिर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्थिर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी आपका, ए नहीं होगा, बी होगा। अस्थायी पूंजी की प्रकृति कैसा होता है, तो स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पट्टा एक प्रकार का डैश होता है, तो एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच क्या करता है, एक अनुबंध करता है, किसी सामान को लेने देने का सामान मैंने अनुबंध करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्यतः वाणिज्य बैंक डैश ऋण देते हैं। जो कमर्शियल बैंक होता है आपका ऋण किस प्रकार का ऋण देता है, तो अल्पकालीन ऋण देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्पकालीन ऋण हो जाएगा, अल्पकालीन ऋण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला कि शुद्ध कार्यशील पूंजी को डैश भी कहते हैं। जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, कोष बोलते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी को क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समस्त चालू संपत्तियों का योग क्या कहलाता है, तो कार्यशील पूंजी कहलाता है। समस्त जो चालू संपत्तियों का योग होता है क्या कहलाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो इसका जो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार क्या कहलाता है, तो कार्यशील पूंजी कहलाता है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार क्या कहलाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कार्यशील पूंजी बराबर होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चालू दायित्व का चालू संपत्तियों पर अधिकार। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा भाई। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार, ये बिल्कुल सही है आपका। कुल चालू संपत्तियों का योग भी कार्यशील पूंजी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अल्पकालीन अवधि के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। किस अवधि के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, तो अल्पकालीन अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यवसाय का जीवन रक्त किसको बोला जाता है भाई, तो पूंजी को बोला जाता है। व्यवसाय का जीवन रक्त क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है, क्योंकि बिना पूंजी के कोई भी व्यवसाय आप स्टार्ट नहीं कर सकते ना, व्यवसाय को चला सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10 का। 11 का अस्थायी पूंजी की प्रकृति होती है, अस्थायी पूंजी की प्रकृति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। स्थिर प्रकृति की होती है अस्थायी पूंजी। और कार्यशील पूंजी की जो प्रकृति होता है किस प्रकार का होता है, तो अस्थिर होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी की धारणाएं हैं, तो सकल कार्यशील पूंजी, इसका 2 धारणाएं हैं, और एक क्या है, शुद्ध कार्यशील पूंजी है। इसका यानी इसका 2 कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चालू अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी सभी निर्णय कहलाता है, तो पूंजी इन्वेस्टिंग कहलाता है। आप अस्थायी संपत्तियों में कोई भी माने कि विनियोग करने का निर्णय लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बस्टिंग बोलते हैं भाई, कैपिटल गेयरिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पूंजी के प्रकार है, तो अस्थायी पूंजी होता है, एक कार्यशील पूंजी होता है। पूंजी के 2 प्रकार होता है, एक होता है अस्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी होता है। अस्थायी पूंजी क्या होता है, तो अस्थायी पूंजी का मतलब होता है अस्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें अस्थायी पूंजी का प्रयोग होता है। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, तो कार्यशील पूंजी वह पूंजी होता है जो व्यवसाय को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है और दैनिक खर्चों को भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिन प्रतिदिन के खर्चों के भुगतान के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, व्यवसाय को संचालन करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाला घटक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, डी हो जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति भी प्रभावित करता है, इकाई का आकार प्रभावित करता है, उत्पादन की तकनीक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अत्यधिक जोखिम होती है भाई, हाई रिस्क कौन सा पूंजी में होता है, तो हाई रिस्क जो होता है अस्थायी पूंजी में होता है। अस्थायी पूंजी में क्या होता है, उच्च जोखिम होता है। चलिए अब चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 बोल रहा है कि कोष प्रवाह विश्लेषण में कोष का मतलब भाई क्या होता है, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर क्या होता है, अधिकार होता है। कोष प्रवाह विश्लेषण में कोष शब्द का मतलब क्या होता है, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार जो होता है कोष कहलाता है भाई, कोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋण पत्रों के निगमों द्वारा ख्याति क्रय है, तो कोष का प्रवाह नहीं है। देखिए क्या इसमें हो रहा है भाई, जब कोई कंपनी अपने ऋण पत्रों का निगमन करती है और उसके बदले में मैंने क्या ले रही है, ख्याति ले रही है, तो भाई क्या होगा, यहाँ कोष का प्रवाह नहीं होगा, यानी ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, कोष का प्रवाह नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि प्रारंभिक रहतिया है, तो प्रारंभिक रहतिया क्या होता है, कोष का प्रयोग होता है। प्रारंभिक रहतिया क्या होता है, कोष का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम रहतिया है, तो अंतिम रहतिया क्या होता है, कोष का स्रोत होता है। अंतिम रहतिया क्या होता है, कोष का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कोष का स्रोत हो जाएगा आपका। अंश अधिमूल्य में वृद्धि क्या होता है, कोष का स्रोत कहलाता है।
अगला क्वेश्चन बोला है कि नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। जब आप मानिए कि नगद क्रय करते हैं और अस्थायी संपत्ति आपका वृद्धि होता है, क्या होता है भाई, कोष का प्रयोग हो जाएगा। आप सिंपल सी बात है भाई कि जब हम कोई अस्थायी संपत्ति का क्रय करेंगे तो मेरे यहाँ से भाई पैसा जाएगा तो कोष का क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा गैर चालू संपत्ति है, तो बंधक। ओ यार भाई क्वेश्चन गलत है क्या। निम्न में से कौन सा गैर चालू संपत्ति नहीं है भाई, यहाँ पे गैर चालू संपत्ति नहीं होगा, यहाँ पे गैर चालू दायित्व होगा। यहाँ पे क्या होगा, गैर चालू दायित्व होगा। गैर चालू दायित्व होना चाहिए भाई, यहाँ पे चालू संपत्ति नहीं होगा, गैर चालू दायित्व होना चाहिए। निम्न में से कौन सा गैर चालू दायित्व होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बंधक ऋण हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं गलत हो गया, मिस्टेक हो गया भाई मेरे, हम भी तो इंसाने हैं। अगला बोला कि चालू संपत्ति में शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। देखिए फर्नीचर आपका मानिए कि अस्थायी संपत्ति है, विनियोग अस्थायी संपत्ति है, ख्याति भी क्या है, अस्थायी संपत्ति है, तो यहाँ पे चालू संपत्ति कौन हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है भाई एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी पर ह्रास क्या है। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी पर जो ह्रास लगता है तो भाई क्या है, कोष का प्रवाह नहीं है। जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय में प्लांट एंड मशीनरी पर ह्रास लगाती है तो ना इससे पैसा आता है ना पैसा जाता है, क्योंकि ह्रास क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, कोष का प्रवाह नहीं है, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सा गैर चालू संपत्ति है। गैर चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट कौन है भाई, तो ख्याति है। ख्याति क्या होता है, अमूर्त संपत्ति भी होता है। ख्याति क्या होता है, अमूर्त संपत्ति होता है, किसी भी व्यवसाय के रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होता है ख्याति भाई, अमूर्त संपत्ति होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि कोष शब्द का अभिप्राय डैश और डैश का अंतर है, तो चालू संपत्तियों का, चालू संपत्ति और चालू दायित्व का क्या है, ये अंतर है भाई। कोष का मतलब ही क्या होता है, चालू संपत्तियों और चालू दायित्व का अंतर कहलाएगा कोष शब्द का मतलब। अगला बोला है कि प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, तो प्लांट का जो क्रय होता है कार्यशील पूंजी में भाई क्या करेगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। जब हम लोग प्लांट का क्रय करते हैं तो कार्यशील पूंजी में कुछ भी नहीं होता है, इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे गलत आंसर है। प्लांट का क्रय क्या कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला बोला है कि आर्थिक चिट्ठा किसी संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में एक निश्चित अवधि का डैश प्रस्तुत करता है, तो सारांश प्रस्तुत करता है भाई। क्या करता है प्रस्तुत, सारांश प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष प्रवाह का अर्थ है, तो कोष प्रवाह का अर्थ कथी होता है, तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से होता है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से होता है। कोष प्रवाह का अर्थ क्या होता है, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार क्या कहलाता है, तो कोष कहलाता है। ये तो भाई कितना तो क्वेश्चन करवा दिया, आप लोग को याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष से बराबर होता है तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है। कोष बराबर क्या होता है, तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष प्रवाह विवरण बनाने का उद्देश्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का पता लगाने के लिए हम लोग बनाते हैं। व्यवसाय में संचालन कोष का पता लगाने के लिए बनाते हैं। कोष के स्रोतों का ज्ञान जानकारी लेने के लिए लगाते हैं। तो कोष प्रवाह विवरण का उद्देश्य क्या है भाई आपका, ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की व्याख्या करता है, तो कोष प्रवाह विवरण करता है। कार्यशील पूंजी में मैंने कितना से परिवर्तन होगा, तो ये कौन व्याख्या करेगा, तो आपका कोष प्रवाह विवरण करेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 9 नंबर क्वेश्चन की कोष प्रवाह विश्लेषण की सीमाएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। आधारभूत सूचनाओं का अभाव हो जाएगा आपका। भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण हो जाएगा। या गैर कोशिकीय मदों को ध्यान में रखना नहीं रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। अगला वाला है कोष का आशय है, तो कार्यशील पूंजी से है। कोष का मतलब क्या होता है, कार्यशील पूंजी से होता है। अब आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर आपका 13 आ गया। 13 नंबर चैप्टर में देखिए लेखांकन अनुपात है, यहाँ आपका अकाउंटिंग भी है। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श चालू अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। आदर्श चालू अनुपात कितना होता है, 2:1। और आदर्श त्वरित अनुपात कितना आता है बताइए आप लोग, आदर्श त्वरित अनुपात कितना होता है। आदर्श त्वरित अनुपात कितना होता है, तो 1:1 होता है भाई, याद रखो, कल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आदर्श त्वरित अनुपात कितना होता है, 1:1। आदर्श चालू अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। और ऋण समता अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। ऋण समता अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा गैर संचालन व्यय है भाई, ऐसा व्यय जो माने कि व्यवसाय के सामान्य क्रियाओं से संबंधित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रारंभिक व्यय का अपलिखित हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गैर संचालन व्यय नहीं है। अगला बोला कि स्टॉक स्कंद आवर्त अनुपात किसका अनुपात है, तो क्रियाशीलता अनुपात का प्रकार है ये स्टॉक आवर्त अनुपात किसका प्रकार है, तो क्रियाशीलता अनुपात के प्रकार है भाई, क्रियाशीलता अनुपात के प्रकार है। अगला बोला कि चालू अनुपात होता है तो आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा।
अगला बोल रहा है कि संचालन अनुपात है, संचालन जो अनुपात होता है किसका प्रकार होता है? तो लाभप्रदता अनुपात का प्रकार होता है, चाहे लाभदायकता अनुपात का प्रकार होता है। किसका अनुपात का प्रकार होता है? तो लाभदायकता अनुपात का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। बोला कि लाभप्रदता या लाभदायकता अनुपात को किस में हम लोग दिखाते हैं? तो प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी रेशियो जो होता है उसको किस में रूप दिखाते हैं? तो प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि वित्तीय स्थिति अनुपात को दिखाते हैं तो साधारण अनुपात के रूप में दिखाते हैं। वित्तीय स्थिति जो अनुपात होता है उसको किस में दिखाते हैं? तो साधारण अनुपात में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल परीक्षण की अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता? भाई अम्ल परीक्षण अनुपात का मतलब क्या होता है? तरल अनुपात। तरल अनुपात याद करते समय कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखेंगे? भाई तो स्टॉक को ध्यान में नहीं रखेंगे। और एक होता है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता भाई, क्योंकि ये दोनों संपत्ति क्या होता है? तरल संपत्ति नहीं होता है, इसलिए इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है। आए क्वेश्चन फिल इन द बैलेंस विथ बोला कि आदर्श त्वरित अनुपात है तो भाई 1:1। देखिए हम एडिशनल में दी हुई आपको। अगला क्वेश्चन बोला कि तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है, तो तरल संपत्ति में भाई कौन शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पे ये दो संपत्ति जो होता है स्टॉक और प्रीपेड जो एक्सपेंस होता है तरल संपत्ति में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चालू अनुपात है, तो चालू अनुपात किसका प्रकार है? तो तरलता अनुपात का प्रकार है आपका। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि ऋण क्षमता अनुपात है, तो ऋण क्षमता अनुपात किसका है? ऋण शोधन क्षमता अनुपात का प्रकार होता है। ऋण जो क्षमता अनुपात होता है किसका प्रकार होता है? तो ऋण शोधन क्षमता अनुपात का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला कि ऋण क्षमता अनुपात किसका? ऋण क्षमता अनुपात है तो 1:1 हो जाएगा आपका। ऋण क्षमता अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टॉक आवर्त अनुपात है तो क्रियाशीलता अनुपात का प्रकार है। स्टॉक आवर्त अनुपात किसका प्रकार है? तो क्रियाशीलता अनुपात का प्रकार है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चालू अनुपात को कहा जाता है, तो चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। करेंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तरल अनुपात को कहा जाता है। देखिए तरल अनुपात को 3 नाम से जाना जाता है, त्वरित अनुपात, शीघ्र अनुपात, अम्ल परीक्षण अनुपात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्पकालीन शोधन क्षमता का अनुपात कहा जाता है, तो तरलता अनुपात। आप किसी भी व्यवसाय के अल्पकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करना चाहते हैं तो कौन सा अनुपात आपके लिए बेहतर माना जाएगा? तो और तरलता अनुपात को बेहतर माना जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोला कि बेचे गए माल की लागत बराबर होता है, तो शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ और शुद्ध विक्रय प्लस से सकल हानि जोड़ देंगे तो भाई क्या हो जाएगा? बेचे गए माल की लागत के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि डैश तरलता का सबसे सख्त अनुपात है, तो पूर्ण तीव्र अनुपात है भाई। क्या इसका आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर पूर्ण तीव्र अनुपात होगा। तरलता का सबसे सख्त अनुपात क्या होता है? तो पूर्ण तीव्र अनुपात हो जाएगा। चलिए अब 14वें चैप्टर में बोला कि समविच्छेद बिंदु बराबर होता है। समविच्छेद बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात। समविच्छेद बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो स्थिर लागत बटा लाभ मात्रा अनुपात। याद रखिएगा बढ़िया से भाई, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंशदान बराबर होता है तो बिक्री घटा माइनस परिवर्तनशील लागत। अंशदान का फॉर्मूला क्या होता है? तो बिक्री में से माने सेल्स में से माने क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे भाई। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका अंशदान निकल जाएगा, जिसको इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। अगला बोल रहा है कि सुरक्षा सीमा बराबर होता है तो वास्तविक बिक्री घटाओ माइनस बीईपी सेल, यानी कि एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवेंट पॉइंट भाई। एक्चुअल सेल्स माइनस क्या हो जाएगा? ब्रेक इवेंट पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ मात्रा अनुपात होता है तो अंशदान बटा बिक्री गुने 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अंशदान बटा बिक्री गुने 100 हो जाएगा भाई। लाभ मात्रा अनुपात का फॉर्मूला है, ये पूछेगा एग्जाम में, याद कर लीजिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? सीमा नहीं है भाई, सीमा नहीं है बल्कि यहाँ पे सीमा है यहाँ पे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समविच्छेद विश्लेषण की गणना की तरीका है? तो 2 विधि होता है, एक होता है गणितीय विधि होता है, एक लेखा चित्रीय विधि होता है। 2 विधि होता है समविच्छेद बिंदु गणना करने की। 2 विधियाँ होता है, एक होता है गणितीय विधि, एक होता है लेखा चित्रीय विधि। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समविच्छेद बिंदु की सीमा नहीं है? तो तकनीकी स्थिरता हो जाएगा। समविच्छेद बिंदु की सीमा नहीं है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? तकनीकी स्थिरता हो जाएगा। समविच्छेद बिंदु का सीमा नहीं है भाई, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। अगला बोला कि वास्तविक बिक्री का समविच्छेद बिंदु पर अधिकाय को क्या बोला जाता है? तो सुरक्षा सीमा बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम विच्छेद बिंदु की गणना किया जाता है तो रुपया में किया जाता है और इकाइयों में किया जाता है, यूनिट में किया जाता है और रुपया में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर के सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहाँ क्या होता है भाई, जहाँ होता है कुल आगम कुल व्यय के बराबर होता है, कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एडिशनल क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहाँ फर्म को न लाभ होता है न हानि होता है, जहाँ कुल विक्रय कुल लागत के बराबर होता है, जहाँ अंशदान बटा क्या होता है अस्थायी लागत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम विच्छेद बिंदु की मान्यताएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम विच्छेद बिंदु की उपयुक्तता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जोखिम मूल्यांकन हो जाएगा, लेखांकन आकर को समझाना हो जाएगा, आपका लाभ सुधार हो जाएगा। सम विच्छेद बिंदु क्या है, ये उपयोगिता है या महत्व है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर कि सम विच्छेद विश्लेषण की सीमाएं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए डी हो जाएगा। अस्थायी लागत स्थिर होती है, विक्रय मूल्य परिवर्तन होता है, लागत विभाजन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंशदान निकालने का सूत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अंशदान बराबर क्या होता है, बिक्री घटा माइनस परिवर्तनशील लागत। अंशदान बराबर फॉर्मूला होता है कि बिक्री गुने लाभ मात्रा अनुपात हो जाएगा आपका। अंशदान बराबर होता है कि स्थिर लागत प्लस लाभ माइनस हानि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है, तो अलाभ का बिंदु बोला जाता है। ऐसा बिंदु जहाँ पे लाभ नहीं होता है फर्म को, ना हानि होता है, बराबर माने कि कुल लागत कुल बिक्री के बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वास्तविक बिक्री तथा सम विच्छेद बिंदु के अंतर को क्या बोला जाता है, तो सुरक्षा सीमा बोला जाता है। भाई ये न्यू क्वेश्चन है, याद कर लो बढ़िया से यार। वास्तविक विक्रय तथा सम विच्छेद बिंदु के विक्रय का अंतर क्या बोला जाता है, तो सुरक्षा सीमा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभमात्रा अनुपात डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो अंशदान और बिक्री के बीच के संबंध को दर्शाता है लाभमात्रा अनुपात। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम विच्छेद बिंदु डैश का बिंदु है, तो न कोई लाभ और न हानि का बिंदु है। यानी तो सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, जहाँ न फर्म को लाभ होता है न फर्म को हानि होता है। अब चैप्टर नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर चैप्टर क्या बोल रहा है कि जोखिम पूंजी शिला द्वारा स्थापित किया था तो 1975 में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ तो अमेरिका में हो जाएगा। भाई इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जोखिम पूंजी शिलाधर निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, IFCI द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी में रहता है तो उच्च जोखिम होता है। भाई उच्च जोखिम होता है। अगला क्वेश्चन बोला कि भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापना कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा, 1988। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम कब स्थापित किया था, तो 1988 में किया गया था। याद कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत निवेश कोष डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत निवेश कोष जो है कौन सा बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था, ग्रिंडले बैंक। भाई जो नहीं पढ़ने आएगा ऑप्शन में समझो कोई आंसर है भाई, ग्रिंडले बैंक। भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ग्रिंडले बैंक। भाई देखो हमको भी पढ़ना नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी उपलब्ध है, तो ये अत्यंत जोखिम इकाई हेतु, तकनीकी इकाई हेतु, संस्थागत इकाई हेतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि भारत सरकार के द्वारा निर्गमित दिशा निर्देश के अनुसार साहसी पूंजी कोष की ऋण क्षमता अनुपात कितना होता है, तो 1.5 होता है। भाई 1.5 होता है। चलिए एडिशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उद्यमी पूंजी का प्रारंभ कब हुआ, तो 1973 में हुआ। भारत में हम लोग उद्यमी पूंजी भाई कब आया, तो 1973 में आया। अगला बोला कि उद्यमी पूंजी का स्रोत है, तो आपका उद्यमी की स्वयं पूंजी होता है और उद्यमी पूंजी की कोष होता है। उद्यमी पूंजी का दोनों स्रोत होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोला जाता है कि उद्यमी पूंजी दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो दीर्घकालीन अवधि के लिए दिया जाता है। उद्यमी पूंजी दिया जाता है तो दीर्घकालीन अवधि के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था, तो 1992 में। जो इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसका स्थापना कब किया गया था, तो 1992 में स्थापना किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी के लाभ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उद्यमी पूंजी की हानियाँ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि उद्यमी पूंजी की अवस्था है, तो प्राथमिक अवस्था उद्यमी वित्त होता है और बाद की अवस्था होता है आपका ए बी, दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ के अपना EPS में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव कर सकें। थैंक यू टू एवरीवन।